रहे थे ऑल्ट्रेशन इन एमओए। एमओए में ऑल्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। एमओए में जब हम ऑल्ट्रेशन करते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। चार पॉइंट पढ़ लिए थे हमने, 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस में हमने पढ़ा कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एप्लीकेशन लगा के परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना चाहते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा दी। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट नंबर 5, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट नंबर 5, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन of change in registered office by central government। ये लो साहब, तो ये कह रहे हैं कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाई है कि साहब हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से महाराष्ट्र में चेंज करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 60 डेज उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट शुड dispose of application within 60 days, within 60 days of application। ये लो साहब, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? उस एप्लीकेशन का सल्टारा करना है, या तो अप्रूव करो या रिजेक्ट करो, लेकिन 60 डेज। अब आपने तो एप्लीकेशन लगा के छोड़ दी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जवाब ही नहीं देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 60 डेज उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अब डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट will approve after satisfy following points। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है इन पॉइंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। अब कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई करेगा कि साहब क्या ये एप्लीकेशन, सॉरी ऐसे लिख दो, चेंज विद द कंसेंट ऑफ, क्या चेंज के लिए कंसेंट ली है? किसकी कंसेंट? क्रेडिटर्स की, डिबेंचर होल्डर और एनी अदर पर्सन
कंसर्न्ड विद कंपनी। तो साहब जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, मतलब चेंज विद द कंसेंट ऑफ, क्रेडिटर की कंसेप्ट लेनी पड़ेगी साहब आपको, डिबेंचर होल्डर्स की कंसेप्ट लेनी पड़ेगी, और जो भी लोग आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपने उन लोगों की कंसेंट ले ली है कि हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, एडिकेट प्रोविजन, एडिक्वेट प्रोविजन फॉर discharge of liabilities will be made, that is for payment of loan, debt, etc. जैसे कहने का मतलब क्या है भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दो चीजें देखेगी कि जो आप चेंज कर रहे हो वो चेंज आप सबकी कंसेंट से कर रहे हो ना। दूसरा इंपॉर्टेंट, बोले आप चेंज तो कर रहे हो, अब चेंज करने के लिए लोगों का सबसे मेन काम, लोग भागते क्यों हैं? भागते इसलिए है कि उनके पास पैसा नहीं हो। तो वो कहते हैं कि साहब जो लोन और डेप्ट के आपको पेमेंट करने, क्या आपने पेमेंट कर दिए हैं, या पेमेंट करने के लिए आपके पास एडिक्वेट प्रोविजंस अवेलेबल हैं? अगर है तो आप चेंज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, तो हम आपको ऑफिस का एड्रेस चेंज नहीं करने देंगे। ठीक है, क्लियर? ये था आपका पॉइंट नंबर 5। फिर पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 6 पॉइंट क्या कहता है? फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के पास आप क्या क्या फाइल करोगे? रजिस्ट्रार के पास आप क्या क्या फाइल करोगे? जो आपको सीजी, सीजी अप्रूवल, फाइल टू रजिस्ट्रार ऑफ बोथ द स्टेट, दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल फाइल करोगे। दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल फाइल करोगे। इसके अलावा कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करोगे। सिक्स एंड सेवन, ये दोनों पॉइंट आ गए बेटा इसमें, 6 और 7 दोनों पॉइंट आ जाते हैं। 6 और 7 एक ही बात है, दोनों पॉइंट का मतलब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपके बुक में पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 दिए हुए हैं, दोनों कवर हो जाते हैं कि आपको अपने स्टेट के रजिस्ट्रार को भी फाइल करने हैं और दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रार को भी फाइल करने हैं। जैसे ही आप फाइल कर देते हो,
पॉइंट नंबर 8, इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये लो साहब। तो न्यू स्टेट रजिस्ट्रार issued amended certificate of incorporation। मतलब समझ गए कि जो नए वाला स्टेट है, नए वाला स्टेट का मतलब जिस स्टेट का एड्रेस आपने चेंज कराया है, एक सेकेंड, जिस स्टेट में आपने अपना एड्रेस चेंज कराया है, उस स्टेट का रजिस्ट्रार आपको नया सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, अमेंडेड इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इश्यू करे, नया वाला एड्रेस लिखा हुआ होगा। डन। तो देखो पॉइंट नंबर 4 से आप चले थे, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 8 तक आ गए, 5 पॉइंट। सबसे पहले हमने विद इन 60 डेज, ये 60 डेज इंपॉर्टेंट है, विद इन 60 डेज उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा। डिस्पोज ऑफ करेगा मतलब उसका सेटलमेंट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा अगर 2 कंडीशन पूरी होती है, मतलब आपने सारे लोगों की कंसेंट ले ली है, दैट इज क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर या और कोई पर्सन जो कि आपकी कंपनी से कंसर्न। दूसरा, आपने या तो अपने लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है या आपके पास लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए एडिक्वेट प्रोविजन अवेलेबल है, तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूव कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको अप्रूव करेगा वो आपके पास आपका स्पेशल रिजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको अपने स्टेट के रजिस्ट्रार और जिस स्टेट में आप नई रजिस्टर्ड ऑफिस ले जाना चाहते हैं उसके रजिस्ट्रार दोनों को फाइल करना पड़ेगा। जो न्यू स्टेट का रजिस्ट्रार है वो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगा। जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगा उस सर्टिफिकेट में अमेंडेड एड्रेस लिखा हुआ होगा, नया वाला एड्रेस लिखा हुआ होगा। क्लियर है? तो ये था रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 से 8 तक थे रजिस्टर्ड ऑफिस। एमओए में अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर? कनिका, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हटा दूं? नोट कर लिया ना? हटा दूं? यस। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। भाई साहब कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं आप, कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब आपने कंपनी बनाई थी किसी पर्पज के लिए, जैसे मैं कहता हूं साहब मैंने एक कंपनी बनाई एजुकेशन पर्पज के लिए, अपने शेयर मार्केट में इश्यू किए, शेयर इश्यू करने से मेरे पास पैसा आ गया, मतलब मैंने लोगों से पैसा ले रखा है किस पर्पज के लिए?
एक एजुकेशन कंपनी को चलाने के लिए, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए लिए, मैंने 100 करोड़ रेज किए, इन 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए तो यूटिलाइज हो चुके हैं, अभी भी 40 करोड़ रुपए पड़े। अब मैं अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूं, तो क्या ये चेंज करना पॉसिबल है? बताइए जल्दी से, क्या आपके हिसाब से ये चेंज हो जाना चाहिए? देखिए बेसिकली तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन हम ये कहते हैं समझना आप, should not be changed unless कब तक चेंज नहीं किया जाना चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है बैलेट पेपर से, ऐसा नहीं हाथ उठा के कर दिया, ऐसा नहीं हाथ उठा के कि 100 लोग आए थे, 100 लोगों ने कहा कि साहब हम मिलके रिजोल्यूशन पास कर देते हैं, आए हाथ उठाया, पूछा साहब कौन कौन एग्री है, उन्होंने कहा साहब हम एग्री है, और आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपरली पोस्टल बैलेट पेपर डाल के उस पर स्टैंप लगा के उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट की डिटेल और अपन आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल से आएगा। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, ऐसा नहीं केवल हाथ उठा के कर दिया। डन? तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के थ्रू, और आपको जो रिजोल्यूशन आपने पास किया है उसकी डिटेल्स ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड पब्लिश्ड इन टू न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में आपको उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी। 2 न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर तो इंग्लिश में होना चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज। इसके लिए वर्ड लिखा हुआ होता है वर्नाकुलर का मतलब होता है जो भी लैंग्वेज प्रचलित हो, जो भी भाषा प्रचलित हो, डेट इज लोकल लैंग्वेज। जैसे आज अपन यहाँ कहते हैं, अपने यहाँ एक हिंदी का पेपर आता है, एक इंग्लिश का पेपर आता है, तो दोनों चीजें हो गई। लेकिन आप अगर तमिलनाडु में जाओगे तो वहां पे एक इंग्लिश का पेपर आता होगा, एक तमिल में पेपर आता होगा। आप कर्नाटका में जाओगे तो एक इंग्लिश का पेपर आता होगा, एक कन्नड़ भाषा में आता होगा। तो इस तरह से हमने कहा कि आपको एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज में, 2 पेपर में आपको वो रिजोल्यूशन जो आपने पास किया है उसकी डिटेल को पब्लिश करना पड़ेगा। 2 काम हो गए, एक काम और करना है, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा से लिख दूंगा यहाँ। तीसरा काम क्या करना है? आपने पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद मान लो कोई शेयर होल्डर होता है वो डिसएग्री हो जाता है, वो कहता है साहब नहीं मैं तो इसके लिए एग्री नहीं। लेकिन अगर कोई कंट्रोलिंग पर्सन नहीं है, मतलब जिसके पास कंट्रोल करने का पावर नहीं है, किसी के पास 1-2 शेयर है, अब रिलायंस कोई काम करना चाहता है, मेरे पास रिलायंस का 1 शेयर है, मैं फोन करूं मुकेश अंबानी को, नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं चाहता आप ये रिजोल्यूशन पास करें, तो वो क्या कहेगा? तुम एक काम करो, अपने शेयर के पैसे लो और निकलो। तो हमने कहा कि साहब डिसेंटिंग शेयर होल्डर allowed to
सेल या सरेंडर हिज शेयर। ठीक है साहब। तो डिस्टेंसिंग शेयर होल्डर जो है उनको अलाउड होना चाहिए कि वो अपने शेयर को क्या कर दे, सरेंडर कर दे टू प्रमोटर्स या फिर मैनेजमेंट। वो अपना शेयर जो है वो या तो प्रमोटर्स को दे दे या मैनेजमेंट को दे दे और अपना पैसा लेके चला जाए। तो तीन चीजें ये अगर आप करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए। चलिए, ये तो बात हो गई कि वो पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। मान लो कंपनी है, उसने 100 करोड़ रुपए रेज किए और सारे के सारे 100 करोड़ जिस पर्पज के लिए रेज किए थे उस पर्पज के लिए वो यूटिलाइज कर चुके हैं और अब वो फ्यूचर के लिए अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहती है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर उसे केवल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं आपको कहता हूं कि आपसे जिस पर्पज के लिए पैसा लिया था वो पैसा मैंने उस पर्पज के लिए लगा दिया, अब मैं अपना पर्पज चेंज करना चाहता हूं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और चेंज कर लो। दिक्कत कहां है? नहीं दिक्कत है ना। क्लियर? समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए? चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। लिख दे इसको, प्रॉपरली लिख लें। बेटा रिप्लाई देते रहे, अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आफ्टर स्पेशल रिजोल्यूशन पब्लिश तब करना है जब पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रहा हो। पब्लिश तब करना है जब अनयूटिलाइज्ड मनी हो। अगर सारी मनी यूटिलाइज्ड हो गई तो फिर पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, फिर तो नॉर्मल स्पेशल रिजोल्यूशन और आगे बस खत्म। भाई जब आप किस लिए चेंज कर रहे हो, उस चेंज करने का क्या पुराने वाले लोगों पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। उस चेंज करने का इफेक्ट अब फ्यूचर में आने वाले लोगों पे होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नया आदमी आएगा या जो नया पैसा देगा वो नए वाले ऑब्जेक्ट को देख के ही देगा, तो अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं इसको, प्रॉपरली लिख देता हूं मैं। इंपॉर्टेंट है ये जो चीजें चल रही है ना, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, इफ कंपनी हैज unutilized amount raised through prospectus, then company should not change its object unless तो ये कहता है कि अगर कंपनी के पास कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रखा है, अगर कंपनी के पास कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रखा है रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो उसने प्रोस्पेक्टस इश्यू करके रेज किया था, देन कंपनी शुड नॉट चेंज हिज ऑब्जेक्ट। कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकती अनलेस कब तक चेंज नहीं कर सकती?
पॉइंट नंबर 1, पास्ट स्पेशल रिजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, स्पेशल रिजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट. Publish such resolution in 2 newspaper. First, English language. Second, local language. That is vernacular language. Third, opportunity to exit dissenting shareholder. Opportunity to exit dissenting shareholder to promoter or management. तो साहब जो डिसेंटिंग मतलब जो शेयर होल्डर एग्री नहीं है, जो शेयर होल्डर एग्री नहीं है, उन शेयर होल्डर को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी कि आप चाहे तो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं. Point number 10. Point number 10. Registrar to certify the change in object. तो ये कहता है रजिस्ट्रार shall certify within 30 days of filing special resolution to रजिस्ट्रार. तो जब ये रजिस्ट्रार को स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी दे देते हैं कि साहब हमने सारी चीजें पूरी कर ली है, रिजोल्यूशन पास कर लिया, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, आप हमारे ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज को क्या कर दीजिए, सर्टिफाई कर दीजिए. तो रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज उसको सर्टिफाई करना होता है. ठीक है. क्लियर. पॉइंट नंबर 10 क्लियर है. पॉइंट नंबर 10 सभी को. फिर पॉइंट नंबर 11 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है. 11 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. ये कहता है ऑल्ट्रेशन टू बी रजिस्टर्ड. तो ये कहता है कोई भी ऑल्ट्रेशन तब इफेक्ट में आएगा जब वो रजिस्टर्ड हो जाए. मतलब जब वो रजिस्टर्ड हो जाए. क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तब तक पुराना एमओए चलता रहेगा. तो पुराना एमओए कब चेंज होगा? जब रजिस्ट्रार के पास वो आपका चेंज रजिस्टर्ड हो जाता है. तो ये बोलता है कि साहब
कोई भी चेंज तब इफेक्ट में आएगा जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 कहता है कि साहब अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी जिसमें शेयर्स नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर जिसमें शेयर्स होते हैं उसमें तो कंपनी के प्रॉफिट्स को कौन डिवाइड करते हैं? शेयर होल्डर्स डिवाइड करते हैं। लेकिन मान लो किसी कंपनी में शेयर्स नहीं है, तो फिर उस कंपनी में, उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो कौन डिवाइड करेगा? वो मेंबर्स में डिवाइड होंगे। मेमोरेंडम में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता जो कि मेंबर्स के अलावा हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कोई कंपनी गारंटी से बनी है तो उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स उसके मेंबर्स में ही बांटे। है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 10 पॉइंट लिख लीजिए आप। ऑल्ट्रेशन इन एमओए, ऑल्ट्रेशन इन एमओए में आपको ये 10 पॉइंट रिकॉर्ड करना। डन, चलिए साहब। आप कब अपने एमओए में चेंज नहीं कर सकते हैं? आप कब अपने एमओए में चेंज नहीं कर सकते हैं? तो बोले एक कंपनी restricted to change in MOA if not filed return and फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी। अगर किसी कंपनी ने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी में सबमिट नहीं कराए हैं तो फिर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया हो तो साहब उन्हें एमओए में चेंज करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो कंपनी एमओए में चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है भैया, पहले ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कीजिए, फिर आप एमओए में चेंज कर पाएंगे। अगर आपने अपनी रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट नहीं कराए हैं, जैसे ही आप एमओए में चेंज की एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी कहेगा आपको चेंज नहीं करना, पहले आप रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कराइए। अगर आपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो सबसे पहले कहेगा रीपेमेंट कीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है
चलिए अब आता है ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स, दैट इज AOA, चेंज इन AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये इंटरनल रूल्स आप अपने चेंज कर रहे हो, आप अपने इंटरनल रूल्स चेंज कर रहे हो। ठीक है साहब। तो सबसे पहला स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक सेकेंड। चलिए स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। फिर कहता है इफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी कन्वर्जन है, तो फॉर्म नंबर INC 27 टू रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ठीक है। उसमें क्या लिखा होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन जो आपने पास किया है उसकी डिटेल आपको फॉर्म INC 27 में रजिस्ट्रार के पास लगानी पड़ेगी। इफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन कर रहे हैं तो फिर ऑल्सो अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल टू बी टेकन। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। तो अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो पहले आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में देन फॉर्म नंबर INC 27 fill to registrar along with approval। ये लो सर। तो बस आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन इतना ही है। आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन इतना ही है। बेसिकली बात करें, ये कहता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो क्योंकि आपका इंटरनल मैटर है, कोई दूसरे के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो। पहली चीज आपका इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, आपका काम हो गया।
अब आप आर्टिकल चेंज कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुए हो, इसलिए तो आपको फॉर्म नंबर 27 में स्पेशल रिजोल्यूशन भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, अगर आप जो चेंज किए गए आर्टिकल है वो तो भेजना ही पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन भेजना पड़ेगा। फिर कह रहा है पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में, तो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में रिजोल्यूशन वो चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको पहले ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर फॉर्म नंबर INC 7। INC 7 में दो चीजें तो हमेशा होती है, नए आर्टिकल और स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके साथ में आपको उस अप्रूवल की कॉपी भी देनी पड़ेगी। क्लियर? फिर वापस से वही वाली बात, कोई भी ऑल्ट्रेशन कब अप्लीकेबल होगा? जब वो ऑल्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो जाए। कोई भी ऑल्ट्रेशन तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा, तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा, जब तक वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कोई भी उन्हें ले सकता है। तो जब तक आप रजिस्ट्रार के पास उन्हें चेंज नहीं कराएंगे, तब तक वो उन्हें पुराने वाला एमओए और एओए देते रहेंगे। इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तभी वो इफेक्ट में आएंगे। क्लियर? हाँ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया? इसके बाद देखो, नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। हम इसको लिख नहीं रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है ना? लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है और समझना है। ठीक है, मेरे साथ साथ देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, तो ये कहता है सेक्शन 16(1) प्रोवाइडेड दैट if through an advertence and otherwise a company on its first registration or its registration by a new name is registered by name which in the opinion of central government is identical with or too nearly resemble the name by which a company is existence had previously registered, whether under this act or any previous company law, it may direct the company to its name or new name within a period of 3 months for the issue of such direction after adopting an ordinary resolution for this purpose. On an application by a registrar proprietor for a trademark that the name is identical with or too nearly resembles to a registered trademark of such provider under the Trademark Act made to the central government with 3 years of incorporation or registration or change of the name of the company, if the opinion of central government is identical or too nearly resembles to existing trader, it may direct the company to change the name or new name within a period of 6 months from the issue of such direction after adopting a ordinary resolution. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए
आपने जब हमने कहा था इनकॉर्पोरेशन के लिए आप कोई नाम का अप्लाई करते, इनकॉर्पोरेशन के लिए किसी नाम का अप्लाई किया, जैसे अपन कहते हैं कि मान लो श्री श्याम पॉलीमर्स, श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड, आपने नाम इश्यू कर दिया श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड। अब साहब श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पहले ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर आपने जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाई कि हम ये नाम लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा था ना पहले आप नाम सेव करेंगे, तो आपने नाम के लिए एप्लीकेशन लगाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहता है कि 3 महीने का टाइम देते हैं आपको, या तो आप इस नाम में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए या फिर कोई नया नाम ले लीजिए। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी नाम के लिए एप्लीकेशन लगाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नाम दे दिया, थोड़े टाइम बाद आपने उस नाम के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। ट्रेडमार्क मतलब अब कोई दूसरा आदमी इस नाम से बिजनेस ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। आपने उस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल के अंदर अंदर चेक करती है कि क्या ये ट्रेडमार्क के जैसा सेम ट्रेडमार्क या उसके जैसा ही किसी नाम से कोई पहले तो काम नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आगे 6 महीने का टाइम देती है कि उस 6 महीने के टाइम में आप अपना नाम या तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए या पूरा चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन। आप नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट आपसे करा रही है। देखो, ऑल्ट्रेशन था जब आप कर रहे थे, ये आप कर रहे हो गवर्नमेंट के ऑर्डर से। क्लियर? ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन। अगर नाम में चेंज है तो 3 महीने, ट्रेडमार्क की वजह से चेंज है तो 6 महीने। क्लियर? कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल या ऑर्डिनरी? स्पेशल या ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट करवा रही है, तो आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। हमारा इच्छा नहीं है, ठीक है ना? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है, बस याद रखिएगा। क्योंकि रेक्टिफिकेशन गवर्नमेंट कहती है तो करना है भैया, गवर्नमेंट नहीं कहती है तो नहीं करना। जैसे जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मैं श्याम की स्पेलिंग मैंने ये लिखी, मैंने श्याम की स्पेलिंग ये लिखी। अब भाई गवर्नमेंट क्यों मानेगी कि ये गलत है? तो आपकी चीजों को गवर्नमेंट तो मान के सही चलती है, उसको ऐसा लग रहा है कि इस नाम से कोई और है, तो वो आपको कहेगी रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है ना? अदरवाइज तो उसके लिए आपने जो लिख दिया ना वो सभी सही है। तो फिर रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आपको गवर्नमेंट देती है। क्लियर है? चलिए, फिर कल हम पढ़ेंगे बेटा सेंडिंग सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने मेंबर को या फिर किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो डॉक्यूमेंट की सर्विस, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाता है तो उसकी सर्विस कब मानी जाएगी कि कब वो डॉक्यूमेंट सर्व हो चुका है। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे कल, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। क्लियर? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कंपनी अकाउंट्स की क्लास के लिए रिज्वाइन करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स कंपनी अकाउंट्स के लिए रिज्वाइन करेंगे। बाय बाय।